हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। किसके बारे में? एमएस एक्सेल के बारे में। देखिए, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। एक तो एमएस ऑफिस का जो पार्ट था, ये जो हमारा पूरा ऑफिस का जो पार्ट होता है, उसमें एक पार्ट हमने डिस्कस किया था। देखिएगा, वर्ड वाला, एमएस वर्ड वाला डिस्कस किया था। और एक आपने डिस्कस किया था जो पावर पॉइंट है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफिस का ही, जो एमएस ऑफिस है उसी का ही एक और जो पार्ट है वो है एमएस एक्सेल। ठीक है, तो ये इसका एक और पार्ट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया था, जो एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, ये एक कंपनी है और इसी का ही ये पूरा एक बंडल है सॉफ्टवेयर का, जिसको आप एमएस ऑफिस नाम से जानते हैं। और इस एमएस ऑफिस के अंदर ये पार्ट होते हैं, एक तो एमएस वर्ड होता है, एक पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। दोनों हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं और उसी का एक पार्ट एक्सेल आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर पिछले 2 लेक्चर्स आपने वर्ड वाले और पावर पॉइंट वाले अच्छे से देख लिए थे या फिर देख लिए हैं, तो आपको ये जो लेक्चर है ये काफ़ी इजी लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो मतलब कि जो पॉइंट्स हैं वो उससे पिछले लेक्चर से या पिछले जो एमएस वर्ड है या पावर पॉइंट है उससे रिलेट हैं इसके। ठीक है, कई सारे फंक्शंस, तो आपको इजीली वो चीज़ें समझ में आ जाएगी यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एमएस एक्सेल होता क्या है। व्हाट इज एमएस एक्सेल? ठीक है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम वेयर वन एंड वी रिकॉर्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो एमएस एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट होती है। ये क्या होता है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें हम डेटा को टेबल की फॉर्म में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं या लिखते हैं, एंटर करते हैं, उसको सेव करते हैं। ये आपका जो यहाँ पर सामने ये आपका ये दिख रहा है पूरा का पूरा, ये वाला जो बॉक्स, इसमें काफ़ी सारे बॉक्स से दिख रहे हैं आपको। ये अभी हमारे लिए बॉक्स है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसको हम बॉक्स ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। ये काफ़ी सारे बॉक्स बन रहे हैं इस एरिया में। देखिएगा, ये वाले ये बॉक्स बन रहे हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं। ये एक बॉक्स है, ये सारे के सारे जो बॉक्स हैं, तो ये एरिया पूरा आपका क्या कहलाता है? स्प्रेड शीट कहलाता है। क्या कहलाता है? जो बॉक्स बन रहे हैं इस एरिया को बोलते हैं आप स्प्रेड शीट बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस स्प्रेड शीट के अंदर क्या करते हैं हम, जो एक आपके जो बॉक्सेज है छोटे छोटे, इनमें क्या करते हैं हम, टेबल्स की फॉर्म ये बनी हुई है, एक तरीके से टेबल बनी हुई है ना, ये टेबल बनी हुई है इस तरीके से। ये आपके देखिएगा, ये कॉलम है आपके, और ये कॉलम हो गए, इस तरीके से बने आ रहे हैं एंड तक, और ये आपके इस तरीके से ये रो बन रही है। ठीक है, ये रो बन रही है, ये रो, ये रो। तो ये क्या बन रही है? एक टेबल बन रही है, टेबल की फॉर्म में दिख रहा है आपको पूरा का पूरा ये पेज। तो यहाँ पर इसमें जो है क्या होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एमएस एक्सेल, जिसमें हम डेटा को टेबल की फॉर्म में क्या करते हैं, सेव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में डेटा को एंटर करना टेबल की फॉर्म में हमारे लिए काफ़ी इजी होता है, उसको बाद में एनालिसिस करना, उसको रीड करना, ये काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, द इमेज गिवन बिलो रिप्रेजेंट हाउ एन एक्सेल स्प्रेडशीट लुक लाइक। तो यहाँ पर इमेज में मैंने बता दिया कि स्प्रेडशीट कैसे दिखती है। इस तरीके से स्प्रेडशीट दिखती है, जिसमें टेबल्स बनी हुई होती है, पूरी टेबल की फॉर्म में ये स्प्रेडशीट होती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे जो है बॉक्सेज बने होते हैं और उन्हीं के अंदर हम डेटा को एंटर करते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि एमएस एक्सेल क्या होता है और स्प्रेडशीट किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, शुरुआत करते हैं। एक बेसिक चीज़ हमने जान ली है। अभी ये सारे के सारे हमारे लिए जो है टेबल है और ये बॉक्सेज बने हुए हैं इसमें, हम बस इतना जानते हैं अभी। लेकिन आगे हम जो है ये सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एमएस एक्सेल को हम ओपन कैसे करते हैं हमारे सिस्टम। आपसे एग्जामिनर पूछ लिया जाएगा कि आप एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, कई सारे तरीके इसके देखिएगा। सबसे पहला तो आपको यहाँ पर देखिएगा, सिस्टम में आपको दिख रहा है, अगर मेरे सिस्टम में, तो यहाँ पर जो लेफ्ट बॉटम के अंदर कॉर्नर में स्टार्ट बटन दे रखा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सर्च बार आता है, इसमें मैं लिखता हूँ एक्सेल, EXCEL। ठीक है, एक्सेल टाइप करते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, ये 2010 इसका वर्जन है, 2010 वाला जो वर्जन है वो हमने इंस्टॉल कर रखा हमारे सिस्टम। तो यहाँ पर देखिएगा, अब इसको ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल जो है ये ओपन हो गया, आपके सामने आ गया, ये हो गया।
मैंने जैसा अभी फोटो में बताया था वैसा का वैसा आपके सामने आ गया ना। ओपन करते ही ये देखिएगा वैसा जैसे फोटो में इंटरफेस है वैसा का वैसा आपके साथ यहाँ पर लाइव आ गया ये इंटरफेस। तो ये क्या होता है, ये पूरे जो बॉक्सेज है मैंने क्या बताया था, ये स्प्रेडशीट कहलाती है पूरी आपकी। ये जो बॉक्सेज है इनको मिलाकर, ठीक है, ये बॉक्सेज सारे मिलाकर स्प्रेडशीट कहलाते हैं। ये आपने जान लिया। अब यहाँ पर ओपन करने का एक तरीका तो हमने सीख लिया कि कैसे ओपन करते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि आप जो है जैसे आपके मोबाइल, मान लीजिए आपका ये मोबाइल है, उसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर होते इंस्टॉल कर रखे होते हैं आपने। एक आपका जो है मान लीजिए व्हाट्सअप हो गया, एक आपका फेसबुक हो गया, एक ट्विटर, एक इंस्टाग्राम हो गया, एक आपका फोटो एडिटर हो गया, एक वीडियोज़ का सॉफ्टवेयर हो गया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बने होते हैं ना, फोल्डर बने होते हैं। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को, मान लीजिए आपको कैमरा ऑन करना है, यहाँ पे कैमरा का सॉफ्टवेयर है, तो कैमरा पे क्लिक करते हो आपका कैमरा ओपन हो। उसी प्रकार इसमें भी जो है आइकन्स बने होते हैं आपके लैपटॉप के सिस्टम में भी जो आइकन्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, उससे भी आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे मान लीजिए MS एक्सेल का आइकन बना हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। एक तरीका एक रन कमांड के जरूर भी आप जो है इसको रन कमांड में एक्सेल टाइप करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का तरीका हमने सीख लिया। अब इसका जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट आता है वो आता है सेल का। व्हाट इज ए सेल, सेल क्या होती है, ठीक है, ये हम जानेंगे। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ड है सेल, इसमें जो मोस्टली कॉमन यूज करते हैं, ठीक है। देखिएगा सेल क्या होती है। ये स्प्रेडशीट मैंने बता दिया क्या होती है, ठीक है। ये स्प्रेडशीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल कंप्रेसिंग रो एंड टेबल्स। स्प्रेडशीट में क्या होता है कि एक टेबल की फॉर्म में जो है वो रहती है, और उसमें क्या होता है कि रो और टेबल्स में रो और कॉलम होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होती है पंक्तियां होती है उसके अंदर, और वो क्या होते हैं कॉलम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर द रेक्टेंगुलर बॉक्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम फॉर्म ए सेल। देखिएगा इसको यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, आप जो लिख रखा है इंग्लिश में डेफिनेशन इसको छोड़ दीजिएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपके सामने एक स्प्रेडशीट खुली हुई है। मैंने आपको बताया था ये जो बॉक्सेज बने हुए होते हैं इसको आप स्प्रेडशीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है कि ये रो जो टेबल बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है टेबल। ये आपके कॉलम है, ये देखिएगा ये सारे के सारे कॉलम हैं आपके, ठीक है, ये ऐसे बनते जा रहे हैं यहाँ तक। और ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं इनको आप क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और जो ऐसे आडी लाइनें होती हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इंग्लिश में, इनको आप क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये रो बनी हुई है। तो ये देखिएगा ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, रो और कॉलम को। और इंटरसेक्शन करने के बाद में यहाँ पर एक बॉक्स नजर आता है आपको, यहाँ पर इन दोनों के इंटरसेक्ट करने पर ये आपका बॉक्स बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका बॉक्स बन गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा रेड मार्क करके मैंने दिखा रखा है, ये रो और कॉलम से, ये रो आ रही है, ये कॉलम आ रहा है, इस तरीके से ये आपस में इंटरसेक्ट करके एक बॉक्स बन रहा है। तो ये जितने भी जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, इन बॉक्सेज को आप क्या कहोगे, इनको कहोगे आप सेल। ये जो बॉक्स दिख रहे हैं जितने भी यहाँ पर इस स्प्रेडशीट के अंदर, ये सारे बॉक्स क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको जान। तो अब तक का हमारे लिए क्या थे, ये डिब्बे थे खाली, हमने ऊपर पढ़ा था तब तक, लेकिन अब हमने इनको नाम दे दिया क्या, सेल। इनको डिब्बे नहीं बोलते, इनको कंप्यूटर के टर्म में सेल बोलते हैं, एक्सेल के टर्म में, ठीक है। तो ये आपका सेल होता है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है व्हाट इज सेल एड्रेस। सेल हमने पढ़ लिया लेकिन यहाँ पर सेल एड्रेस एक और नया वर्ड आया है। अब सेल एड्रेस क्या होता है, नाम से वैसे आपको पता चल रहा है किसी भी सेल का एड्रेस क्या होता है, वही सेल एड्रेस। किसी भी सेल का एड्रेस जो डिफाइन होता है पहले से जो मतलब कि मौजूद होता है उसको सेल एड्रेस कहा जाता है, ठीक है। ये डिक्लेयर करना उसको। अब देखिएगा यहाँ पर मान लीजिएगा हमारे पास एक मतलब कि सेल है। द सेल एड्रेस इज द नेम बाय विच इज सेल कैन बी एड्रेस्ड। सेल नेम क्या है, एक तरीके से मतलब कि सेल एड्रेस क्या है, एक नेम है जिसके जरिए हम किसी भी सेल के एड्रेस को डिफाइन करते हैं या उसको एड्रेस को जान सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है ये वाली, ठीक है। तो हमें जो है इसका एड्रेस पता हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल को एक नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दे दिया जाता है, जो भी उसका नाम होता है वो कैसे दिया जाता है, वो मैं कैसे डिफाइन किया जाता है उसको, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेल एड्रेस क्या होता है, किसी भी सेल का एक नाम होता है,
जो कि उसके एड्रेस को डिफाइन करता है कि वो कहाँ अवस्थित है स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है। तो वो होता है आपका सेल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ रो 7 इंटरसेक्टेड इन कॉलम G, देन द सेल एड्रेस इज G7। देखिएगा यहाँ पे आपके सामने ये स्प्रेडशीट है। एक चीज सबसे पहले यहाँ पर सेल एड्रेस को अभी आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा। आपको अभी रो और कॉलम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना। देखिएगा मैंने बताया था कि जो हॉरिजेंटल लाइनें होती है इस तरीके से, ये जो लाइनें हैं ये हॉरिजेंटल, इनको क्या बोलते हैं आप, पंक्ति या रो बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में रो बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइनें हैं इनको आप बोलते हैं पंक्ति, और इनको किससे डिफाइन किया जाता है, इन पंक्ति या रो को आपको जो है न्यूमेरिक वैल्यू से जो है आप इसे डिफाइन करेंगे। न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये पहले नंबर की पंक्ति है आपकी, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की पंक्ति, ये चौथे पांचवें नंबर की रो, ये छठे नंबर, सातवें नंबर, आठवें नंबर, नौवें, 10वें नंबर की रो। तो आप रो को जो है काउंट करने के लिए कौन सा जो है न्यूमेरिक वैल्यू क्या यूज करोगे, न्यूमेरिक वैल्यू यूज करोगे, ना कि अल्फाबेटिक वैल्यू। रो को काउंट करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू यूज करते हैं, और जो कॉलम होते हैं, ये जो खड़ी लाइनें होती हैं इनको आप क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस से क्या बनते हैं, कॉलम बनते हैं। ये आपके खड़े जो हैं इनको ये कॉलम है। तो ये जो है इनको कॉलम को डिफाइन करने के लिए आप अल्फाबेटिकल वर्ड्स को यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉलम ये वाला है हमारा, फर्स्ट कॉलम ये वाला, इसको ए से डिफाइन किया। दूसरा कॉलम ये है आपका, इसको बी से डिफाइन किया। तीसरा कॉलम ये है सी से, फिर डी, ऐसे ABCD आपकी चलती रहेगी अल्फाबेट। जितने कॉलम होंगे उतना यहाँ पर आपका चलता रहेगा आगे तक, 100 तक, ठीक है। तो इस तरीके से GH I JK L M N O P Q R S T, तो ये कॉलम के आप जो है ABCD से आप जो है किससे डिफाइन करते हैं, कॉलम को डिफाइन करते हैं, और नंबरिक वैल्यू से आपको रो को डिफाइन करना होता है। ये डिफरेंस यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप जो है किसी भी सेल का एड्रेस फाइंड कर पाओगे। अब ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, किसी सेल का एड्रेस फाइंड करना है। थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब मान लीजिए मुझे इस सेल का एड्रेस फाइंड करना है। कौन सी का, इस वाली सेल का एड्रेस। सेल के अब मैंने बताया था जो बॉक्स होता है हाईलाइटेड बॉक्स, ये आपकी सेल हो गई। सेल अच्छे समझा दिया मैंने क्या होती है, ठीक है, इनको सेल बोलते हैं। तो ये जो सेल है पहले नंबर की, इसको ही, इसका ही एड्रेस हमें माइंड आपको बोल दिया जाए कि इस पहली सेल का एड्रेस क्या होगा, या फिर इस सेल का एड्रेस। तो हमको देखिएगा एड्रेस कैसे फाइंड करना है। ये कौन से कॉलम में है, ये सेल पहले ए, यहाँ पर ए वाले कॉलम में है। तो आपको क्या लिखना है, कॉलम कौन सा है, ए, और यहाँ पर रो कौन सी है, फर्स्ट वाली रो है, तो आपको 1 लिखना है। तो आपको पहले कौन सा लिखना है, कॉलम लिखना है सेल एड्रेस में, सेल एड्रेस में, और फिर उसके बाद में रो लिखनी है। तो यहाँ पर कॉलम जो है ए वाला है, और जो मतलब कि रो है, पंक्ति है, वो कौन सी है, फर्स्ट वाली। तो ये ही क्या कहलाएगा आपका ये सेल एड्रेस कहलाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा A1। आपको मान लीजिए इस वाले बॉक्स का, या कोई से भी मान लीजिए, मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। आपसे बोल दिया जाएगा इसका सेल एड्रेस क्या होगा। तो इस सेल का, ये सेल है आपकी, ठीक है, इसका एड्रेस कैसे फाइंड करोगे, पहले कॉलम लिखोगे, कौन से देखोगे कौन से कॉलम में, ये जी वाले कॉलम में, इस में है ना, तो ये जी वाला कॉलम है, तो आपको लिखना है जी, और उसके बाद में आपको फाइंड करना है इसकी रो। तो ये कौन सी रो में, इस वाली रो में, इस वाली में, ठीक है। इस सिद्ध में ये आपके 9वें नंबर पे आ रही है। तो 9वें नंबर पे आ रही है, मतलब कि रो कौन सी है, 9वीं रो। तो ये इस सेल का एड्रेस होगा, G9, ये इस सेल का एड्रेस होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कॉलम्स हैं उनको अल्फ़ाबेट से डिफाइन करते हैं, और जो रो हैं उनको न्यूमेरिक वैल्यू से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। और जो कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम फॉर्मिंग ये स्प्रेडशीट, और जो कलेक्शन होता है रो और कॉलम का, ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इसमें लाइव बता देता हूँ अपने इसके अंदर। देखिएगा ये यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपके सामने ये जो डार्क, जैसे यहाँ पे भी क्लिक करूँगा आपके सामने एक डार्क जो है रेक्टेंगुलर शेप में एक बॉर्डर सा बन जाएगा इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे माउस क्लिक किया, यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर ये क्लिक किया, यहाँ पर बन गया, यहाँ पर क्लिक किया, ये बन गया।
अब देखिएगा, ये जो होता है ये आपकी सेल जहाँ पे क्लिक करेंगे उसका मतलब होता है वो एक्टिव सेल है, यानी कि ये आपकी सेल है और इसका एड्रेस देखिएगा यहाँ पर हाईलाइट होगा येलो कलर में, मतलब कौन से इस सेल का जो कॉलम है वो कौन सा है, डी नंबर का है, येलो कलर में होगा ये, और इधर देखिएगा ये हाईलाइट हो गया और रो, यानी कि छठे रो में है ये सेल, यानी कि कॉलम क्या है, डी वाला है, और जो इसका जो मतलब कि रो है वो छठा है। तो इसका एड्रेस देखिएगा यहाँ पे आ गया D6। आप आपको अभी यहाँ पे देखिएगा स्प्रेड, ये आपका जो एक्सेल है ये क्या करता है, आपको गिनना नहीं होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे आ गए, आपको गिनेंगे कि भाई ये कौन सा इसका सेल एड्रेस है, तो आपको गिनना पड़ेगा P, और फिर इधर इधर क्या है 14, तो P14 इसका सेल एड्रेस है, गिनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको देखिएगा एड्रेस, एक सेल एड्रेस बार होता है यहाँ पर, जिसको नेम बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर ये अपने आप ही जैसे ही आप माउस जिस भी सेल पे ले जाओगे उसका एड्रेस निकाल कर दे देगा। ये आप मैंने M18 पे ये सेल, इस सेल का एड्रेस क्या है M18 है। मैंने मान लीजिए इस वाली सेल पे क्लिक किया, इसका एड्रेस फट से आपके सामने आ जाएगा H12 इसका सेल एड्रेस है। यहाँ पे क्लिक किया इस वाली पे, मान इसका D16 इसका सेल एड्रेस है। कुछ भी कहीं पे भी क्लिक करोगे इसका सेल एड्रेस S6 है। तो इस तरीके से सेल एड्रेस निकाल देता है अपने आप ही। तो ये होता है आपका सेल एड्रेस, समझ में आ गया। यहाँ पर देखिएगा ये होता है सेल एड्रेस बॉक्स होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में सेल एड्रेस हमने पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया क्या होती है, ठीक है। सेल एड्रेस फाइंड करना पढ़ लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं कि जो एक और टर्म आती है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, और वो होती है आपकी वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है, ठीक है, ये भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका सेल जो आपकी एक्सेल है उसका, ठीक है। अब जानते हैं कि वर्कबुक क्या होती है। देखिए इसको समझने से पहले एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। आपने अपना मोबाइल लिया, ठीक है। मोबाइल के अंदर हमारा कई सारे फोल्डर्स बने हुए थे। एक फोल्डर आपका बना होता है किसका, मान लीजिए फ़ोटोज़ का बना होता है, एक म्यूजिक का बना होता है, एक आपका और किसी का मान लीजिए किसी भी चीज़ का फोल्डर बना होता है, वीडियोज़ का बना होता है, ठीक है। ये होते हैं आपके फोल्डर बने हुए होते हैं। अब मान लीजिए ये मैंने फ़ोटो का फोल्डर है, ये आपका म्यूजिक का फोल्डर है, और ये आपका वीडियो का फोल्डर है। आप किसी फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने ये वाला फोल्डर म्यूजिक का फोल्डर ओपन किया। म्यूजिक का फोल्डर ओपन करते आपके साथ क्या, आपके सामने क्या आएंगे, काफ़ी सारे म्यूजिक की फाइल्स आएंगी। कई सारे आपने स्टोर कर रखी होगी, उसमें सेव कर रखी होगी आपकी काफ़ी सारी फाइल्स, इसके अंदर आपको फोल्डर को मिल जाएगी आपकी। ये फाइल ए दे दीजिए, फाइल बी, फाइल सी, फाइल डी, ये जो है म्यूजिक की फाइलें या म्यूजिक आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है कि वर्कबुक जो है ये क्या होती है कि एक मतलब कि यहाँ पर लैंग्वेज देखिएगा, ये वर्कबुक इज ए सेपरेट फाइल जस्ट लाइक एवरी अदर एप्लीकेशंस हैज ईच वर्कबुक कंटेन वन और मोर वर्कशीट। देखिएगा एक वर्ड यहाँ पे है वर्कशीट और दूसरा वर्ड है यहाँ पर वर्कबुक। वर्कबुक क्या का मतलब क्या है, वर्कबुक जो है वन और मोर जो है वर्कशीट्स का कलेक्शन होती है। सिंपल भाषा में मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये सामने जैसे ही मैंने ओपन किया था ये आपका पावर एक्सेल, MS एक्सेल, तो ये जो इंटरफेस आपके सामने आया ये पूरा का पूरा, इसको क्या बोलेंगे आप, वर्क बुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्क बुक बोलेंगे। वर्क बुक, बुक मतलब ये कि आपकी किताब है और इसके अंदर क्या है, काफ़ी सारी जो है वर्कशीट अवेलेबल होती है, सीट्स अवेलेबल होती है। यानी कि अब यहाँ पर सीट्स कहाँ है, देखिएगा ये रही। मैंने केवल एक पेज, जैसे ही होम पेज वो एक्सेल को ओपन किया आपके सामने, इसके अंदर 3 अपने आप देखिएगा, सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड, ये सीट्स जो हैं ये इसके अंदर अपने आप आ गई। तो यहाँ पर देखिएगा वर्कबुक क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ सीट्स, वन और मोर या मैनी सीट्स का जो कलेक्शन है वो वर्कबुक कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिएगा यू कैन आल्सो से दैट वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट और कैन बी ए सिंगल वर्कशीट। वर्कबुक आपके सामने खुली हुई है, पूरी की पूरी किताब खुली हुई है, इसके अंदर क्या है, पेजेज हैं। आप वहाँ से मान लीजिए एक किताब, उसके जो पेजेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो है वर्कशीट को यहाँ से देख सकते हैं, ये 3 वर्कशीट आपके सामने, वर्कशीट फर्स्ट, वर्कशीट सेकंड, वर्कशीट। अब सीट्स के अंदर अब आपसे पूछा है कि आप जो डेटा एंटर करते हैं, फीड करते हैं इसके अंदर एक्सेल के अंदर, वो कहाँ पे एंटर करते हैं, वर्कबुक के अंदर या वर्कशीट के अंदर। तो वो डेटा हम एंटर करते हैं कहाँ पर, वर्कशीट के अंदर। ये जो सीट्स है इसमें कुछ लिखना है हमें, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, 1 लिख दिया, मैंने ये 4 लिख दिया मान लीजिए, तो 1 लिख दिया,
फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 3। तो ये डेटा जो एंटर हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, शीट 2 के अंदर एंटर हो रहा है। कहाँ पर, ये शीट 2 सेलेक्ट किया है। इसके अलावा शीट फर्स्ट में एंटर करोगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पर कोई डाटा लिख दोगे आप, एच लिख दिया, HIJ जो भी है, और यहाँ पर शीट 3 खाली है, शीट 3 में जो डेटा आप एंटर करोगे। तो ये जो है वर्कबुक है, एक पूरी की पूरी एक फोल्डर है वर्कबुक नाम का, उसके अंदर ये शीट्स जो है ये अवेलेबल होती है। तो वर्कबुक आपको समझ में आएगा। वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल और ए सिंगल वर्कशीट, ये कह सकते हो आप, ठीक है, जिसमें कई सारी वर्कबुक के अंदर कई सारी जो है सीट्स हो सकती है, या फिर एक सीट भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 सीट अभी आपके सामने, आप चाहे तो इनको डिलीट कर सकते हैं और केवल एक सीट रख सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 सीट आती है। आप जैसे ही वर्कबुक को ओपन करोगे या MS एक्सेल को 3 सीट आपके सामने आएगी वर्कबुक के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे तो इनको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और सीट डिलीट कर सकते हैं। वर्कशीट या फिर सीट दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर वर्कशीट लिखा हुआ है, यहाँ पर सीट्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों एक ही है, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, इनको डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं कई सारी वर्कबुक आप, ठीक है, यहाँ पर, और उनको डिलीट कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया शीट 3 है, इसको आपको इधर लाना है, तो शीट 3 को यहाँ से उठा के आप इधर ले जाइएगा, ये आ गया इधर, और इधर से इधर लाना है, इधर ले जाएगा। शीट 1 को आपको आगे लाना है, पहले से यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से इनका ऑर्डर भी आप सीट का चेंज कर सकते हैं। तो ये वर्कशीट हो गई आपकी। तो वर्कबुक और वर्कशीट हमने एक साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, और एक बार इनकी कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। जो आपका वर्कबुक है पूरा का पूरा, ये खुला हुआ है, ये वर्कबुक है आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा। और ये फोटो जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरी वर्कबुक है आपके सामने। यहाँ पर अगर यहाँ से लेके पूरी जो फोटो को अगर आप नाम दोगे, इस पूरी फोटो को यहाँ से, ठीक है, तो इसको क्या नाम दोगे आप, इस पूरी फोटो को जो आप नाम दोगे वो किसका नाम दोगे, वर्कबुक नाम दोगे। क्या नाम दोगे इसको, वर्कबुक नाम दोगे। वहीं अगर आपको मैं बोला हुआ हूँ, ये जो आपकी जो बॉक्सेज बनी है, जो टेबल बनी हुई है यहाँ से और यहाँ तक जो टेबल्स हैं पूरी की पूरी, इस एरिया को आप क्या नाम दोगे। तो इस एरिया को मैंने क्या नाम बताया था, स्प्रेडशीट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेडशीट बोलते हैं इनको, ठीक है, मैंने ऊपर बता दिया। जो कॉलम्स, जो मतलब कि जो बॉक्सेज बने होते हैं, जिनको सेल बोलते हैं, जिस सेल का जो समूह होता है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके जो कुछ जो नाम है वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये जो इस तरीके से होम पेज दिखता है, ये लाइव देख लीजिएगा, यहाँ पर ये दिखता है। अब इसमें हर फंक्शन को जो है एक बार नाम जो डिफाइन कर रखा है वो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर कॉर्नर में जो होता है ये एक्सेल बटन होता है टॉप पर यहाँ पर, और उसके बाद में ये देखिए ये 3-4 जो यहाँ पर बटन है, एक सेव का, एक ये ओंडो का, एक रीडो का है। तो ये सारे के सारे जो है इनको यहाँ पर क्या नाम देते हैं, इनको बोलते हैं आप जो है, क्या बोलते हैं इनको, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ये जो यहाँ पर बटन होते हैं इनको क्या नाम देते हैं, इनको क्विक एक्सेस टूल बार। एक होता है फाइल, यहाँ पर ये फाइल है, ठीक है, फाइल के अंदर भी कई सारे फंक्शंस आते हैं। और उसके बाद में देखिएगा एक इसके अंदर जो है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं, अभी इसके अंदर हम देखिएगा थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बाकी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएंगे वरना आप यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने वर्कबुक पढ़ा, अब हमने वर्कशीट वैसे जान लिया है, लेकिन एक बार फिर से वर्कशीट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर कि वर्कशीट होती क्या है। ए वर्कशीट इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच कैन कंटेन ए वैल्यू, ए फॉर्मूला और ए टेक्स्ट। यानी कि जो वर्कशीट होती है ये मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल। वर्कशीट जो है सेल्स को मिलाकर बनाई जाती है, इसमें सेल जो है वो अवेलेबल होती है। मैंने बताया ये वर्कशीट है। इसके अंदर क्या है, वर्कशीट के अंदर खाली सेल ही सेल दिख रही है आपको, पूरी सेल दिख रही है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल सेल सेल, ठीक है। तो ये सेल का एक कलेक्शन होती है आपकी वर्कशीट। समझ में आ गया। इसके अंदर आप जो है क्या करते हैं, डेटा को ऐड करते हैं, वैल्यू उसके अंदर अवेलेबल होती है, उसके अंदर फॉर्मूला जो है आप एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम होते हैं वर्कशीट के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया वर्कशीट क्या होती है। इसके साथ ही इसके अंदर जो है चार्ट्स, इमेज और डायग्राम वगैरह भी जो है आप फोल्ड कर सकते हैं। और ईच वर्कशीट इन ए वर्कबुक इज एक्सेसिबल बाय क्लिकिंग द टैब एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक विंडो। हर एक वर्कशीट को आप एक्सेस करने के लिए वर्कबुक के अंदर जो बॉटम विंडो है,
वर्कबुक ये आपके सामने खुल रही है पूरी, और इसके अंदर जो बॉटम विंडो है ये वाला, इस यहाँ से आप हर एक सीट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट सीट को एक्सेस करना है, यहाँ से एक्सेस कर लिया। सेकंड सीट को एक्सेस करना है, यहाँ क्लिक किया। थर्ड सीट को एक्सेस करना है, यहाँ से क्लिक किया। ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आप सीट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सीट को मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पर ये जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। सीट 4 ऐड हो गई। अब 4 सीट हो गए ना, 1 2 3 4। और ऐड करनी है, इस पर क्लिक किया, 5 सीट हो गई। और ऐड करना है, 6 सीट हो गई। अब आपको डिलीट करना है मान लीजिए एक सीट, तो आप डिलीट कैसे करोगे? माउस पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आ गया डिलीट का, ये डिलीट करेगा। 6 नंबर की डिलीट हो गई। अब हमारी यहाँ पर 5वें नंबर की को डिलीट करना है, फिर माउस से डबल क्लिक करोगे, डिलीट हो गई। ठीक है। चौथे नंबर की को डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट हो गई। तो इस तरीके से सेल्स को आप इंसर्ट और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा ये हो गया आपकी वर्कशीट। वर्कशीट, सॉरी सेल बोला था ना मैंने अभी, उसको वर्कशीट या सीट बोलोगे आप। ठीक है। तो यहाँ पर वर्कशीट की हमने बात की है। वर्कशीट को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और वर्कशीट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सेल्स। इसमें कई सारी सेल्स जो है अवेलेबल होती है। ठीक है। वर्कशीट समझ में आ गया। और उसके बाद में देखिएगा, अगर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको हमारे होम पेज को जो है हम इसके जो फंक्शंस हैं उनको जान लेते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर जो है फाइल बटन होता है आपका, ये होता है फाइल ऑफ। यहाँ पर देखिएगा ये फाइल लिखा हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पर ये फाइल है आपकी। ठीक है। इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, इसको फाइल मेन्यू बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं इसको? फाइल मेन्यू बोलते हैं इसको। एक होता है यहाँ पर आपका, जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर सेव एज का बटन होता है, एक ओंडो रेडो का बटन होता है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। एक यहाँ पर देखिएगा ये रेड रेड सी बॉर्डर जो बनी हुई है आपके सामने, ये रेड कलर की जो बॉर्डर बनी हुई ना, इसके अंदर जो यहाँ पर जो मेन्यू है, इसको आप क्या बोलते हैं? रिबन टैब बोलते हैं, या मेनू बार भी बोलते हैं आप इसको। रिबन टैब इसको मोस्टली बोला जाता है, क्योंकि नीचे का जो यहाँ पर ये जो जितना भी जो ये फंक्शंस हैं नीचे के, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये रिबन होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रिबन बोलते हैं इसको। और रिबन्स को एक्सेस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें रिबन टैब की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पर होम रिबन है, इस होम के अंदर जो रिबन्स है उनको एक्सेस करने के लिए होम पर क्लिक करना पड़ेगा। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर लाइव दिखाते हैं, होम के अंदर ये रिबन्स आपके सारे के सारे जो फंक्शन है इनको रिबन बोलते हैं। एक इंसर्ट जो टैब है, इसके पे क्लिक करोगे तो ये वाले रिबन्स आ जाएंगे। एक पेज लेआउट पे क्लिक करोगे तो इस पे ये वाले रिबन्स आ जाएंगे। इस पे फॉर्मूलाज पे क्लिक करोगे तो ये रिबन आएंगे। डेटा पे क्लिक करोगे तो ये रिबन्स आएंगे। रिव्यू पे करोगे ये वाले आएंगे, और व्यू पे ये वाले आएंगे। इनको 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस आप बेसिक जान लीजिएगा कि ये क्या होता है। आपका ऊपर जो ये दिख रहा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा और रिव्यू व्यू। ठीक है। ये क्या बोलते हैं? रिबन टैब इनको बोलते हैं, या फिर मेनू बार भी इनको बोलते हैं। जो ऑप्शन मिले आपको वो समझ लेना है। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा एक होता है हमारा टाइटल बार, ये सबसे ऊपर यहाँ पर दिख रहा है। हमारी जो सिस्टम है इसके अंदर ये जो रेड कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, इसको टाइटल बार बोल। टाइटल मतलब कि जो हमारा वर्क बुक है, जो पूरी की पूरी वर्क बुक खुली हुई है, उसको नाम क्या देना चाहते हो आप? भाई आपको ये बुक वर्क बुक सेव करनी है आगे के लिए, तो आप उसको कुछ नाम तो दोगे ना, कोई फाइल का नाम तो देना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पर वो नाम आपका आता है टाइटल बार में, टॉप पर। ठीक है। उसके बाद में आपका जो एक फंक्शन आता है एड्रेस बार। एड्रेस बार मैंने ऊपर बताया था आपको, एड्रेस बार क्या होता है। इसके अंदर सेल का एड्रेस दिखता है अपने आप। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ये सेल मैंने सेलेक्ट की, इसका एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका जो रिबन के नीचे इधर लेफ्ट हैंड फिर लास्ट में जो है, ये आपका जो बॉक्स होता है, ये आपका क्या बोलता है? नेम बॉक्स इसको बोलते हैं, या फिर आप जो है इसको सेल एड्रेस बार भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये एड्रेस बार होता है, इसमें एड्रेस दिखाता है किसी भी सेल का। मैंने सेल यहाँ पर सेलेक्ट की, ये एड्रेस आ गया, इस सेल का एड्रेस ये आ गया, इस सेल का एड्रेस ये आ गया। उसके जस्ट आगे ये लिखा हुआ देखिएगा FX लिखा हुआ है। ये वो पूरा यहाँ से लेकर ये जो वाइट वाइट सा बॉक्स दिख रहा है, ये पूरा यहाँ तक ये होता है आपका फॉर्मूला बार। क्या होता है? ये फॉर्मूला बार होता है। ये पूरा FX यहाँ लिखा हुआ है। इसे फॉर्मूला बार क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना जान लीजिएगा फॉर्मूला का बार कहाँ स्थित होता है। आपका जो रिबन है उसके जस्ट नीचे फॉर्मूला बार होता है, और जो एड्रेस बार है उसके जस्ट आगे आपका ये स्थित होता है। ठीक है। चलिए, आपका मैंने फॉर्मूला बार बता दिया है, ये स्थित होता है यहाँ पर। उसके बाद में रो और कॉलम्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। जो हो यहाँ पर रेड कलर का जो ये बॉर्डर दिख रहा है, ये लाइन दिख रही, ये होती हैं आपकी कॉलम्स।
ये देखिएगा ये पूरा का पूरा ये कॉलम्स है, ये जो लाइन्स है ये आपकी कॉलम्स की, जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, और जो ऐसे यहाँ पर जो आडी लाइनें होती है जिनको हम हॉरिजेंटल लाइन्स बोलते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, रो, पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पर आपको ध्यान रखते हैं। ये तो हो गई ये रेड कलर में ये जो ऐसे आडी लाइन है, इसको आप क्या बोलोगे, रो बोलोगे, और जो ये वर्टिकल है इसको आप कॉलम बोलोगे। ठीक है, तो ये रो और कॉलम हो गई। एक और होता है एक्टिव सेल और फाइल हैंडल। फाइल हैंडल और एक्टिव सेल। एक्टिव सेल किसे बोलते हैं, देखिए एक्टिव सेल जिस सेल पर अभी हमारा जो माउस है वो एक्टिव मतलब कि क्लिक किया हुआ है हमने, और जहाँ पर एड्रेस एंटर होगा हमारा, मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा एक्टिव सेल जो है ये आपको ये दिख रही है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये एक्टिव सेल बन गई। एक्टिव मतलब कि वहाँ एक्टिव जहाँ जो एक्टिव सेल लगी वहीं पर हमारा डाटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर माउस क्लिक किया, ये आपकी एक्टिव सेल। तो जो डार्क बॉर्डर के साथ जो दिखती है, जो स्प्रेडशीट के अंदर जो चारों तरफ से डार्क बॉर्डर से गिरी हुई होती है, उसको एक्टिव सेल बोलते हैं। ये एक्टिव सेल हो गई, ये एक्टिव सेल हो गई, जहाँ पे क्लिक करोगे वही एक्टिव सेल हो जाती है आपकी। ठीक है, एक यहाँ पर एक्टिव सेल के साथ क्या लिखा हुआ है, फाइल हैंडल। फाइल हैंडल देखिएगा, एक एक्टिव सेल ये मान लीजिए ये आपकी एक्टिव सेल है। ठीक है, तो इधर लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके का एक बॉक्स बना हुआ होता है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर ये डॉट बना हुआ है, देखिए एक्टिव सेल है, चारों तरफ से इधर से तीनों कोनों से ये बंद है, लेकिन यहाँ से देखिएगा ये थोड़ा सा डॉट सा बना हुआ है। ठीक है, इस कोने से इस कोने से इस कोने से अलग है ना ये वाला कोना, तो इसको बोलते हैं आप फाइल हैंडल। क्या बोलते हैं इसको, फाइल हैंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या काम करता है ये भी आपको आगे हम बताएंगे। ठीक है, अभी आपको जान लेना कि फाइल हैंडल क्या बोलते हैं। तो एक्टिव सेल के जो यहाँ पर राइट बॉटम के अंदर जो होता है जो डॉट सा, उसको फाइल हैंडल कहा जाता है। ठीक है, क्या काम आता है ये आगे हम बताएंगे, अभी आपको बस यहाँ पर इसका जो जहाँ पे ये अवस्थित होता है वो जान लेना। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद में देखिएगा एक होता है आपका वर्कशीट टैब। वर्कशीट टैब मैंने बता दिया कहाँ अवस्थित होता है, जो शीट्स होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्कशीट टैब उसको यहाँ पर कहा जाता है वर्कशीट टैब। ये सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड, तो ये जो एरिया है इसको कहा जाता है वर्कशीट टैब या सीट टैब, क्योंकि यहाँ पे वर्कशीट जो है वो दिखती है हमें या अवेलेबल होती है, यहाँ से हम इनको जो है और सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरीके से जो है काम लेना वो यहाँ से चूज करते हैं। तो ये हो गया आपका वर्कशीट टैब। एक होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो है आपका वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में स्टेटस बार सबसे लास्ट में होता है बॉटम के अंदर, जिसमें कुछ चीज़ यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे सिस्टम में देखिएगा ये रेडी लिखा हुआ है, इसके आगे ये पूरा स्टेटस बार है यहाँ तक। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर कुछ और फंक्शंस है जिसमें आप जो है पेज लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज नॉर्मल पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके आगे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये सारे फंक्शंस यहाँ पर मिलते हैं। तो इसके जो फंक्शंस थे यहाँ पर वो नॉर्मली हमने डिस्कस किए हैं कि किस एरिया को क्या बोला जाता है, ये हमने यहाँ पर जान लिया कि कौन से एरिया को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर वन बाय वन सारे फंक्शंस जो हैं ये सारे हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत यहाँ पर करते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर पहला जो नाम है वो होता है हमारा एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होती है, देखिए ये सेल विच इज करंटली सिलेक्टेड। मैंने ऊपर बताया आपको कि जो सेल सेलेक्ट होती है करंटली उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। ये एक्टिव सेल है आपकी यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है, ये अब आपकी एक्टिव सेल ये वाली हो गई, अब एक्टिव सेल ये वाली हो गई, अब एक्टिव सेल ये वाली हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्टिव सेल होती है जो करंटली सेलेक्टेड होती है उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इट विल बी हाईलाइटेड बाई ये रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से हाईलाइटेड होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है इससे जो हाईलाइटेड है इसको एक्टिव सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक हो जाता है इट्स एड्रेस विल बी शो इन द एड्रेस बार, और इसका जो एड्रेस होता है वो एड्रेस बार में शो होता है। यहाँ पर देखिएगा ये इसका सेल का एड्रेस जो है, जो भी एक्टिव सेल होती है उसका एड्रेस कहाँ पे दिखता है, एड्रेस बार में। यहाँ पे P14 ये एक्टिव सेल हमारी। अब एक्टिव सेल कौन सी है, K13 है। अब एक्टिव सेल कौन सी है, Q6 है। अब एक्टिव सेल कौन सी है, G18 है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्टिव सेल को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिएगा, टू एडिट ये सेल यू डबल क्लिक ऑन इट और यूज F2 एज वेल। एक और पॉइंट यहाँ पर आपके सामने आता है। अब मैंने आपको बताया कि जो डेटा एंटर करते हैं हम वो सीट के अंदर एंटर करते हैं, कहाँ पर, सेल के अंदर।
मान लीजिए मुझे सेल डेटा एंटर करता है, तो जो एक्टिव सेल होगी वहीं पे हमारा डेटा एंटर होगा। मान लीजिए मुझे एक्टिव सेल में डेटा एंटर करना, मतलब इस सेल में डेटा एंटर करना है, इस वाली में, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पहले एक्टिव करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके ये एक्टिव हो गई। अब इसमें डेटा एंटर कैसे करना है, आप डायरेक्टली डेटा एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पर इसको डेटा एंटर करने के लिए देखिएगा, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, इसके अंदर एक माउस सा ब्लिंक करेगा, वो अभी नहीं कर रहा, देखिएगा। अब मैं F2 इसके लिए शॉर्ट की यूज करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि डेटा एंटर करने के लिए कौन सा शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। किसी भी सेल में डेटा को एंटर करने के लिए आप या तो उस पर डबल क्लिक करेंगे माउस से, या फिर F2 बटन को एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप जो है, जैसे मैंने F2 बटन यहाँ पे दबाया, तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका ब्लिंक करने लग गया, यानी कि अब ये आपका डेटा एंटर करने के रेडी हो गई है सर। इसमें आप कुछ भी लिख दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा, 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से आप इसमें डेटा लिख सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर एक्टिव सेल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्टिव सेल आप पहचान गए हैं क्या होती है और कैसे इसको एडिट कर सकते हैं। F2 फंक्शन, F2 जो की है वो इसके लिए यूज करते हैं, इसको एडिट करने के लिए, इसमें डेटा एंटर करने के लिए, ठीक है। एक यहाँ पर कॉलम हमने पढ़ लिया, कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल सेट ऑफ सेल्स, जो वर्टिकल होते हैं लाइंस, इनको कॉलम बोला जाता है। और रो क्या होती है, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इनको रो। अब कॉलम हमने जान तो लिया कि कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होती है, तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ से जो कॉमन क्वेश्चन बनते हैं वो आपको शायद नहीं पता होगा, तो वही आप यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है, जो कॉलम और रो से क्वेश्चन बनता है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड, ये कॉलम इज ए वर्टिकल सेट ऑफ सेल, ए सिंगल वर्कशीट कंटेन 16384, यानी कि 16384 टोटल कॉलम। अब यहाँ पर देखिएगा एक जो क्वेश्चन बनता है नॉर्मल एग्जाम में, वो बनता है कि एक सिंगल वर्कशीट में जो कॉलम की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 16384। कैसे होती है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये बोल रहा है कि एक सिंगल वर्कशीट में, यानी कि ये जो वर्कशीट, ये वर्कशीट अपनी, ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। ये वर्कशीट फर्स्ट है, ये वर्कशीट सेकंड है, यहाँ पे वर्कशीट थर्ड। अब आपसे वर्कशीट फर्स्ट में पूछ लिया जाए कि इसमें कॉलम की संख्या कितनी है टोटल, तो आप क्या बता पाओगे, कैसे बताओगे। या तो आप जो है क्या करोगे, कॉलम कौन से हैं, मैंने आपको बताया था ये से जो ABCD से डिफाइन कर रखे हैं वो कॉलम होते हैं, जो अल्फ़ाबेट से डिफाइन होते हैं वो कॉलम होते हैं, और जो 1 2 3 यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू से डिफाइन होती है वो क्या होती है, रो होती है। तो रो नीचे जाएगी आपकी 1 2 3 4 23 तक दिख रही है आपको, फिर नीचे की स्क्रॉल करोगे तो 24 25 26 27 28, देखो यहाँ पर आ गई। जैसे मैं माउस को ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ आपकी रोज दिखती है, लेकिन मेरे को काफ़ी सारा स्क्रॉल करना पड़ेगा जब जाके आपके नीचे की संख्या दिखेगी रो। जैसे अब मुझे पहले क्या करना है, कॉलम, टोटल कॉलम कितने हैं वो जानना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे स्क्रॉल करूँगा ऐसे, ठीक है, और ऐसे 1 बाय 1 इनको गिनूंगा। तो ये भी देखिएगा वो WXYZ, फिर A B B C ऐसे इस तरीके से आ गए। तो ये पता नहीं कहाँ तक होंगे, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है ना। तो हमारा जो है इसका हम इसको जानेंगे कैसे, कितने टोटल कॉलम्स होते हैं इसकी एक सीट के अंदर, तो वो आपको ध्यान रखना है कितने होते हैं, 16384 होते हैं। कितने, 16384। और जो लास्ट कॉलम होता है उसको किससे डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है XFD से। किससे, XFD। पहला कॉलम होता है उसको A से डिफाइन करते, देखिएगा यहाँ पर आपके सामने ये पहला ही कॉलम है आपके सामने, तो इसको A लिख रखा है, दूसरे कॉलम को B C फिर D T, तो लास्ट वाला कॉलम है उसको क्या लिखते हैं, XFD लिखते हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लास्ट वाला कॉलम पे जाके आपको एक बार ये देखिएगा, मैं आ गया अभी लास्ट वाले कॉलम पे, और ये लास्ट वाले कॉलम का नाम क्या है, XFD। और ये कौन से नंबर का कॉलम है, ये आपका है कौन से नंबर का, 16384वें नंबर का कॉलम है, ये जो लास्ट का है XFD है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर देखिएगा, मैंने ऐसे तो किसका नहीं कि ऐसे किसका आने से तो आपका लास्ट का कॉलम काफी आने में काफ़ी देर लगती, तो मैं डायरेक्ट शुरू से लास्ट में कैसे आया उसका भी शॉर्ट किया आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए वो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, उसको डिस्कस करेंगे हम आगे, उसको भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट कीज वगैरह के जो हमारा नेक्स्ट नीचे जो पॉइंट है उसमें। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किसी भी जो हमारी जो मतलब कि वर्कशीट होती है, वर्क बुक की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, वर्कशीट की बात कर रहा हूँ। एक वर्कशीट में कितने कॉलम हो सकते हैं, 16384 होते हैं, और जो अंतिम कॉलम का जो नाम होता है वो XFD होता है, और शुरुआती कॉलम का नाम क्या होता है, A होता है, ठीक है। उसी प्रकार रो की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर रो क्या होती है, मैंने बताया जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको रो बोलते हैं, ठीक है, और वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं।
यहाँ पर देखिएगा एक सिंगल वर्कशीट में अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एक सिंगल वर्कशीट में जो रो की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो कितनी होती है 10,48,576 होती है। कैसे होती है चलिए बताते हैं। एक से शुरू होती है, यानी कि पहले रो का जो नाम है वो कितना है, एक है, और जो अंतिम रो है उसकी कैसे देखोगे आप, तो अंतिम रो पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आपकी आ गई अंतिम रो, ये है आपकी अंतिम रो। कितनी है, ये लास्ट वाली रो है इस सीट की, इससे आगे कोई है ही नहीं इसमें रो, देखिए खाली आ गया, इसके आगे कोई है ही नहीं, रो ही नहीं है इसके नीचे, तो ये लास्ट रो है इसकी। और ये कितनी है, कौन से नंबर की है, 10,48,576वें नंबर की रो है ये, ठीक है। एक से लेके वो गिनती यहाँ तक आ गई, समझ में आ गया। तो ये लास्ट रो है इसकी, और ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि जो लास्ट रो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, या टोटल रो कितनी होती है एक सीट के अंदर, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा एवरी रो हैज़ इट्स ओन नंबर फॉर आइडेंटिफाई। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक रो का एक नंबर होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, 1 2 3 4 5, हर रो को है ना इस तरीके से चलता रहता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होती है, और जो लास्ट रो होता है उसका नंबर कितना होता है, 10,48,576 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि एक वर्कशीट के अंदर कॉलम कितने होते हैं, रो कितनी होती है, अंतिम रो की संख्या कितनी है, और अंतिम कॉलम को क्या लिखते हैं, अंतिम कॉलम को XFD लिखते हैं। ये वर्ड आपको जरूर ध्यान रखना, ठीक है, जो लास्ट वाला कॉलम होता है एक सीट के अंदर। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइल हैंडल, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है आपका फाइल हैंडल। फाइल हैंडल मैंने समझा दिया आपको क्या होता है। एक आपकी सेल है, मान लीजिए कोई भी सेल, जो एक्टिव सेल है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। एक्टिव सेल के इधर जो लास्ट में यहाँ पर राइट में बॉटम में जो आपका पॉइंट बना होता है उसको फाइल हैंडल बोलते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, ये आपका फाइल हैंडल है। अब इसका यूज क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, इट्स ए स्मॉल डॉट प्रेजेंट ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल। जो एक्टिव सेल होती है उसके लोअर राइट कॉर्नर में ये प्रेजेंट होता है स्मॉल डॉट, और इट हेल्प यू टू फिल न्यूमेरिक वैल्यू, टेक्स्ट सीरीज, इंसर्ट रेंज, इंसर्ट सीरियल नंबर etc। ये सारे काम में जो है ये आपकी हेल्प करता है। देखिएगा यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे एक सीरियल लिखनी है, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 to 100 लिखना है या कुछ भी लिखना है। यहाँ पर 23 तक हमारी जो है यहाँ रो है, 23 रो है, तो इसमें 23 सीरियल नंबर आ जाएंगे, 1 से लेकर 23 तक की गिनती आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा शुरुआत में, और फिर क्या करूँगा, मैं कंट्रोल बटन दबाऊंगा, और कंट्रोल बटन दबाने के साथ इस फाइल हैंडलर को सेलेक्ट करूँगा माउस से, और यहाँ पर नीचे किसका दूंगा, कहाँ तक किसका दूंगा, जो इतना रो अपने को दिख रही है वहाँ तक किसका देते हैं आपको समझाने के लिए, या फिर यहाँ पर ठीक है 22 तक ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये देखो यहाँ पे अपने आप आपके जो है 1 से आगे पूरी की पूरी वैल्यू आ गई 22 तक, 1 2 सीरियल पूरी की पूरी सीरियल नंबर आ गई। और ये किसका कमाल है, आपका फाइल हैंडलर का कमाल है। इसके अलावा इसके अंदर देखिएगा कॉपी सेल कर सकते हैं आप, फिल सीरीज कर सकते हैं, फिल फॉर्मेट ओनली, और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो इसके अंदर आते हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे फिल सीरीज, तो ये आपके फंक्शन है यहाँ पे। और ये किसका कमाल है, ऑटो अपने आप जो है आप इसमें सीरीज वगैरह जो है सीरियल नंबर फिल कर सकते हैं। तो ये आपका फाइल हैंडलर का काम है। ये शॉर्ट की आप जरूर ध्यान रखिएगा फाइल हैंडलर को, जैसे कि कुछ भी इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस आप जो है जो फाइल हैंडलर है उसको माउस से सेलेक्ट करके डाउन आपको यहाँ पर करना है, डाउन स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज वगैरह आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, एक रेंज इंसर्ट कर सकते हैं फाइल हैंडलर के थ्रू। ये सारे काम इसके होते हैं। एड्रेस बार हमने आपको बता दिया, किसी भी सेल का एड्रेस दिखाता है। ये जो एक्टिव सेल होती है उसका एड्रेस शो करता है हमें एड्रेस बार में। ये हमारी सेल हमने सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पर M8 नंबर इसका एड्रेस है, इस सेल का M ये वाला, और ये 8 नंबर की रो है, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाता है एड्रेस बार। एक होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार इज एन इनपुट बार। ये फॉर्मूला बार क्या होता है, एक इनपुट बार होता है बिलो द रिबन, जो रिबन होता है इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये रिबन है आपका ऊपर वाला जो एरिया है, और इसके नीचे ये आपका फॉर्मूला बार। इसके अंदर जो भी आप एंटर करोगे वो सारा फॉर्मूला वगैरह इसके अंदर इनपुट होगा। फॉर्मूला इनपुट होगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू आउटपुट में दिखेगी। अब देखिएगा मैं एक बार फॉर्मूला को यूज करके बता देता हूँ।
मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करी, एक्टिव सेल किया यहाँ पर, इसमें मान लीजिए मैं 20 प्लस मतलब कि वैल्यू लिख देता हूँ कुछ भी, 20 और 30 और 40 या फिर 10 या फिर 60, सॉरी 60, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये 4-5 वैल्यू लिख दी है। कितनी वैल्यू आपके पास? 3 और 3 6 वैल्यू है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है। 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 60 कितने होता है? तो यहाँ पर देखिएगा हमें जो है फॉर्मूला ऐड करना है फॉर्मूला बार में। आप यहाँ पर देखिएगा एक ऑटो सम का ऐसे कुछ फॉर्मूले आप चाहे तो मैनुअली ऐड कर सकते हैं। हम एक ऑटो सम यहाँ पर मैनुअल फॉर्मूला जो डायरेक्ट मतलब कि फॉर्मूला है उसको एंटर करते हैं। यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया। किसका? सम का। तो देखिएगा फॉर्मूला बार में अपना आप इक्वल सम D5 टू I5 जो है यहाँ पर आ गया अपने आप, J5 है, ठीक है। हाँ ठीक है, I5 यहाँ तक, यानी कि ये D वाली जो यहाँ पर कॉलम है यहाँ से लेकर और जो I है यहाँ तक के जो डेटा है जहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है बॉक्स बन गया अपने आप, ये अपने आप यहाँ की रेंज सेलेक्ट कर लेता है और उसको यहाँ पर जैसे ही हमें एंटर बटन दबाएंगे तो आपका जो सम है इन सभी को जोड़कर ये आपके सामने रख देगा। तो आपका 60 और 10 कितना होता है? 70। और इस तरीके से यहाँ पर जो है इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो इस तरीके से टोटल जो है इन सभी का कितना होता है? 180 होता है। इन सभी को जोड़ कितना होता है? 180 होता है। ये सम वाला फॉर्मूला लगाया था हमने, यहाँ पर देखिएगा ये सम वाला इक्वल टू सम, ये फॉर्मूला बार में अपने आप आ गया। तो यहाँ पर और भी आप जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, आप यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगाया, एंटर दबाया, ये एवरेज आ गया इनका 30। इन सभी का एवरेज कितना आया? 30 आ गया। वहीं आप चाहे तो और भी जो है यहाँ पर कई सारे काम इससे कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को यहाँ पर जो है ये सारे के सारे जो वैल्यू है इनके अंदर सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। वैसे तो सबसे लोवेस्ट आपको यहाँ पर कितनी दिख रही है? 10 दिख रही है। 10 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है ना इसमें। अब यहाँ पर ये तो हमको दिख रहा है लेकिन हमें इससे फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाना है। मिनिमम वाला फॉर्मूला लगा लिया। अब इस सब में से मिनिमम वाला फॉर्मूला, ये मिनिमम देखिएगा MIN आ गया और यहाँ में एंटर बटन दबाना है और सबसे मिनिमम वैल्यू ये दिखा दिया हमको 10। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू इनमें से फाइंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑपरेशन जो है ये होते हैं इस फॉर्मूला की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बार। एक होता है टाइटल बार। टाइटल बार मैंने आपको बताया किसी भी जो वर्कबुक होती है आपकी, क्या होती है? वर्कबुक, उसको नाम दिया जाता है, वो होता है आपका टाइटल बार। जहाँ पे उसका नाम दिखता है ये आपका रेड कलर में जो एरिया दिख रहा है ये आपका टाइटल बार हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम यहाँ पर देखिएगा टाइटल बार हो गया हमारा। उसके बाद में आते हैं हम यहाँ पर फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर आपके कई सारे ऑप्शन आते हैं, सेव, सेव एज, ओपन, न्यू, प्रिंट, एक्सेल ऑप्शन, शेयर, etc। देखिए मैं बता देता हूँ। ये आपका यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया, देखिएगा ये सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एज, हेल्प, ये सारे के सारे जो फंक्शन आते हैं वो फाइल मेन्यू में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मैंने बता दिया आपको, ये टॉप का जो होता है यहाँ पर फाइल के ऊपर जो ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें एक तो सेव का ऑप्शन होता है, एक आपका विंडो का, एक रीडो का ऑप्शन आता है, एक बटन का आता है, एक्सेल बटन का। ये तो ये होता है आपके ये जो मतलब कि क्विक एक्सेस टूल बार आता है उसके अंदर स्थित होते हैं। एक रिबन टैब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। रिबन टैब जो नाम होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जिसमें ये जो रिबन्स अवेलेबल होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे के सारे क्या होता है, ये नाम जो है ये रिबन टैब कहलाता है या मेनू बार भी इसको बोलते हैं कई बार। जो भी ऑप्शन में आपको मिले वो आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपका रिबन टैब हो गया। और वर्कशीट टैब क्या होता है? वर्कशीट टैब जो है इसमें क्या होती है, हमारी सीट्स अवेलेबल होती है। सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड, सीट फोर्थ, ये देखिएगा ये होती है आपकी वर्कशीट, ठीक है। तो ये इसमें इसको इस जो एरिया को हम डिफाइन करते हैं वर्कशीट टैब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेटस बार होता है। एक स्टेटस बार मैंने बता दिया लास्ट में बॉटम में होता है स्टेटस बार। यहाँ पर ये जो नीचे दिख रहा है ये वाला, ये रेडी जो लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे इसके आगे का ये जो बॉक्स है ये स्टेटस बार होता है। अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सीट्स के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे वर्कशीट के बारे में। देखिए वर्कशीट के बारे में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है। वर्कशीट को
यहाँ पर से आप जो है बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से और ऐड कर दी, यहाँ से और ऐड कर दी, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इनको, मैंने डिलीट की ये वाले। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि मान लीजिए हमने MS एक्सेल ओपन किया और ओपन करते ही जो स्प्रेडशीट आपके सामने, जो वर्कबुक आपके सामने है, उसमें अगर आप बिना कोई चेंज किए हुए, अगर आपकी सीटों की संख्या आपसे पूछ जाती है कि कितनी सीट अवेलेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो 3 सीट अवेलेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। एक वर्कबुक के अंदर सीटों की संख्या कितनी होती है, या वर्कशीटों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड, ये 3 ही सी सीट हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है वर्कबुक के अंदर। फिर हम अगर हमारे मर्जी से चाहे तो उनको आठ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सीट को इंसर्ट करने के लिए एक तरीका तो मैंने बता दिया, यहाँ पर क्लिक करके। एक होता है शिफ्ट प्लस F11, ये शॉर्ट की आपको जरूर ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिएगा, किसी भी नई वर्कशीट को आप जो है अगर एंटर करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F11 जो की है, इनको यूज करेंगे तो आपकी नई वर्कशीट जो है वो एंटर हो जाएगी, उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है पहले अच्छे से, ठीक है। ये जो रेड बॉक्स बन रहा है, ये आपका रिबन बार, रिबन टैब होता है, जिसके अंदर कई सारे जो फंक्शंस होते हैं अलग अलग। जो होम रिबन होता है, होम टैब होता है, इसके अंदर आपका क्या होता है, जो मतलब कि आप इसके अंदर मतलब कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर जो है वो इसमें अवेलेबल होता है। बैकग्राउंड कलर इसमें होता है होम के अंदर। अलाइनमेंट जो है वो इसके अंदर होता है। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस और स्टाइल्स वगैरह सारे के सारे जो हैं आपके कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, कौन से रिबन टैब के अंदर अवेलेबल होते हैं? वो होम रिबन टैब के अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये फ़ॉन्ट का आपका जो है फ़ॉन्ट हो गया, ये फ़ॉन्ट की साइज़ हो गई, ये बोल्ड वगैरह करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारे के सारे फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो अपडेट्स वो जो हैं, फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह, वो आपके होम टैब के अंदर आते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर दूसरा जो रिबन टैब है वो है इंसर्ट। मैं यहाँ पे आपको बताया, मेरे उसके अंदर होम है पहला, दूसरा इंसर्ट है, तीसरा पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये सारे। तो होम का हमने डिस्कस किया कि इसमें देखिएगा टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं आप, ठीक है, जो भी आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा बोल्ड, अंडरलाइन जो भी करना है आपको कर सकते हैं। और उसके बाद में इंसर्ट टैब के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ऐड कर सकते हैं, फिगर्स, इमेजेस वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर टेबल का फॉर्मेट और स्टाइल आप जो है यहाँ से बदल सकते हैं, ठीक है। हेडर फुटर इसमें ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। मैं जाता हूँ इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट में देखिए टेबल्स का ऑप्शन आपको मिल गया, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, सेव्स आर्ट, स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप जो है कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, लाइन्स है, पाई, जो चार्ट की टाइप है। एक और चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है कि कौन सा टाइप का जो चार्ट है वो इसमें जो है एक्सेल में एंटर किया जा सकता है। तो लाइन चार्ट जो होती है वो इसमें एंटर की जा सकती है, कॉलम चार्ट इसमें एंटर किया जा सकता है, इस तरीके का ये वाला, ठीक है। एक होता है पाई चार्ट, ये भी इसमें एंटर किया जा सकता है, 3D 2D पाई चार्ट। एक बार चार्ट इसमें एंटर कर सकते हैं आप, ठीक है। और एक एरिया इसमें डिफाइन कर सकते हैं, एरिया वाला जो चार्ट होता है। एक स्केचर्स जो है, इस तरीके से ये वाले चार्ट आप इसमें दिखा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और कुछ अदर चार्ट जिसमें स्टॉक चार्ट होता है, एक सरफेस चार्ट, एक डोनट चार्ट, एक बबल्स, रडार, ये सारे सारे चार्ट जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर आप लाइन, कॉलम, ठीक है, विन लॉस वाला जो है वो भी इसमें आप एंटर कर सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पार्क लाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्पार्क लाइन्स बोलते हैं। ये जो चार्ट्स हैं इनको चार्ट बोलते हैं, पाई टाइप्स ऑफ चार्ट। और इधर आप फिल्टर, हाइपर लिंक वगैरह इसमें आप ऐड कर। इंसर्ट वाला हमारा हो गया रिबन टेब। उसके बाद में नेक्स्ट जो टेब आता है पेज लेआउट आता है। इसके अंदर आप पेज की लेआउट से रिलेटेड अपडेट्स ले सकते हैं, जैसे कि पेज जो है उसका फ़ॉन्ट, इफेक्ट्स, कलर, उसका जो मार्जिन है वो कितना लेना है आपको, पेज का ओरिएंटेशन किस तरीके से रखना है आपको, लैंडस्केप या आपको पोर्ट्रेट रखना है, साइज़ उसकी पेज की कैसी रखनी है आपको, प्रिंट एरिया कितना रखना है, बैकग्राउंड वगैरह भी है। ये सारे के सारे जो है आपके पेज लेआउट में आते हैं। फॉर्मूला के अंदर मैंने बताया दिया आपको, इसमें कोई भी फॉर्मूला आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्मूला, ऑटो सम का यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एवरेज का, काउंट नंबर, नंबर को काउंट भी कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का यहाँ पर लगा सकते हैं आप फॉर्मूला। और भी कई सारे इसमें होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल जो अपडेट्स है वो इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल जो फॉर्मूला जो है, फॉल्स, इफ, ट्रू और नोट, सारे के सारे इसमें आप ऐड कर सकते हैं।
टेक्स्ट वगैरह, डेट एंड टाइम आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं, डे वगैरह। ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है फॉर्मूला इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ये सब डेटेड टाइम का, टेक्स्ट का, लॉजिकल, फाइनेंशियल, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें ऐड कर सकते हैं। ये होता है आपका फॉर्मूला। इसमें डेटा में आपका जो है डाटा को कैसे एक्सेस करना है, किस फॉर्म में एक्सेस करना है, वो सारी चीज़ इसमें आपकी डेटा में आती है। रिव्यू में आपका स्पेल चेक कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, न्यू कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस जो है, प्रोटेक्ट सीट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक कर सकते हैं, सेव वर्कबुक कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आपके रिव्यू में। और व्यू में जो है आप किस तरीके से इसको व्यू करना चाहते हैं, नॉर्मल व्यू में देखना चाहते हैं आपकी जो आपका जो एक्सेल जो फाइल है उसको, पेज लेआउट किस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं, या फिर पेज ब्रेक के प्रीव्यू में देखना चाहते हैं, कस्टम व्यू करना चाहते हैं, फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, जो भी तरीके से आप जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है आपके कहाँ आते हैं, व्यू में आते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। पेज लेआउट मैंने समझा दिया आपको, फॉर्मूला समझा दिया मैंने आपको, डाटा आप जो टेब है वो समझा दिया, रिव्यू टेब आपको मैंने समझा दिया है, व्यू टेब आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। ये सारे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब कुछ शॉर्ट की जो है वो आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिएगा, एक होता है कंट्रोल प्लस प्लस। क्या होता है कंट्रोल प्लस प्लस? ये क्या होता है, ये शॉर्ट की आती है आपको इंसर्ट रो और कॉलम। मान लीजिए मेरे को यहाँ पर ये आपकी क्या है, सीट है, इसके अंदर यहाँ पर बीच में एक रो मुझे इंसर्ट करनी है, एक कॉलम इंसर्ट करना है, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी। तो आप कैसे इंसर्ट करोगे? शॉर्ट की के जरिए। एक तो शॉर्ट की के जरिए कर सकते हैं, एक यहाँ से कर सकते हैं आप, वो भी मैं आपको बताऊँ। लेकिन शॉर्ट की एग्जाम में पूछा था कि किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर अगर आपको रो या कॉलम में एंटर करना है तो आप कौन सी शॉर्ट की यूज़ करोगे? तो आपको उसके लिए कंट्रोल प्लस प्लस जो है इसकी ये शॉर्ट की यूज़ करनी है। कंट्रोल प्लस प्लस का मतलब देखिए यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार प्लस आपको करना है। मैंने आपको कुछ शॉर्ट की आपने जैसे कि सिंपल शॉर्ट की एक होता है आपका, जैसे कि हो गया कंट्रोल प्लस वी हो गया, तो आप प्लस थोड़ी दबाते हैं उसमें। इसका मतलब है कि दोनों को एक साथ दबाना है। प्लस का मतलब इनको दोनों को कंट्रोल दबाना है और एक साथ वी भी दबाना है। या फिर आपका कंट्रोल प्लस आपका हो गया F5 हो गया, ठीक है। तो मतलब कि प्लस का मतलब होता है कि कंट्रोल को और F5 को पास साथ में दबाना। तो इसी प्रकार कंट्रोल को और प्लस को एक साथ दबाना है आपको किसी भी रो को इंसर्ट करने के लिए, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए उसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल ये वाला, या फिर यहाँ से भी आप कंट्रोल कीबोर्ड इस तरीके से दिखता है यहाँ, और ये जो प्लस वाला साइन है, ये जो इधर वाला, आप ये वाला प्लस यूज नहीं करोगे, इसके लिए ये जो प्लस है इसको यूज करना है। जिसे मैं यूज करके बताता हूँ। मुझे मान लीजिए यहाँ पर ये कॉलम या रो इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊंगा और उसके साथ प्लस वाला आइकन दबाऊंगा। दबाते ही देखिएगा ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है। इसमें इंसर्ट लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, या तो आप जो है एंटर रो, यानी कि रो इंसर्ट कर सकते हैं, या कॉलम एंटर, जो भी सेलेक्ट करोगे वो इंसर्ट हो जाएगा। मुझे कॉलम एंटर करना है तो कॉलम पे क्लिक करके ओके करूँगा। शिफ्ट सेल राइट, मुझे इस सेल को जो है इधर राइट में शिफ्ट कराना है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। शिफ्ट सेल लेफ्ट, मुझे सेल को लेफ्ट में इधर शिफ्ट करना है, इसको यहाँ से उठा के, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मान लीजिए रो एंटर किया और इस पर उठ किया, यहाँ पे देखिए नई रो आ गई जो खाली थी, यहाँ पे बीच में 7 और 8 के बीच में रो आ गई ना। तो इस तरीके से रो और कॉलम में एंटर कर सकते हैं आप सेलेक्ट करके। अब एंटर करना तो हमने सीख लिया, लेकिन मुझे मान लीजिए हटाना भी है। अब तो हटाने के लिए आप प्लस की जगह क्या यूज़ करोगे, ये माइनस वाला साइन यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, माइनस यूज़ करोगे। कम करने के लिए माइनस करते हैं ना, हम घटाते हैं वो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। देखिए कुछ कीबोर्ड्स में आपको जो है ये काम नहीं करता है। ये वाला जो शॉर्ट की है, ये कंट्रोल, ये वाला कंट्रोल प्लस ये वाला, ये जो है काम नहीं करता। तो उसके लिए फिर आप शॉर्ट की कौन सा यूज़ करते हैं, शिफ्ट और यूज़ करते हैं साथ में। पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर कंट्रोल और प्लस प्लस, ये यहाँ पर इसके जरिए भी आप रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो 2 शॉर्ट की होती है, एक शिफ्ट कंट्रोल प्लस होती है और एक खाली कंट्रोल शिफ्ट होती है। दोनों एग्जाम जो ऑप्शन मिले आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। दोनों से ही आप जो है रो और जो कॉलम है उनको इंसर्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका रो और कॉलम को इंसर्ट करने का तरीका, ठीक है। लेकिन इस बार देखिएगा, अगर इस वाले शिफ्ट को यूज कर रहे हैं ना आप, तो फिर आपको जो है इधर वाला जो प्लस है उसको यूज नहीं करना है, इस वाले प्लस को यूज करना है। ये कंट्रोल शिफ्ट और ये प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट करने लायक आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया, या तो आप इससे यूज कर इसको
इससे जो है रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इससे जो है रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। 2 शॉर्ट की है आप। अब इंसर्ट करना तो हमने शॉर्ट की देख ली है। अगर दो डिलीट करना है रो या कॉलम को, तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की यूज़ करेंगे? उसके लिए कंट्रोल और माइनस वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सी? कंट्रोल। इस प्लस को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें घटाना है, तो माइनस करना है। तो ये शॉर्ट की आपकी कम करने की। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, एक होता है ऑटो सम। कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। देखिए, आपको ऑटो मतलब एवरेज करना है डायरेक्टली, मैंने आपको बता दिया वैसे ही चीज़। आपको मान लीजिए यहाँ पर सम करना है इन सभी का, तो आप यहाँ से ऑटो सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एवरेज का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, काउंट का नंबर, ये यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो है क्या करना है, यहाँ पर इन सभी का एवरेज निकालना है। जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर उनका एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एवरेज पे सेलेक्ट करूँगा। एवरेज का फॉर्मूला लग गया, देखिए फॉर्मूला बार में अपने आप आ गया ना, यहाँ सारे बॉक्स में सेलेक्ट हो गई पूरी वैल्यू। जितनी वैल्यू का आपको निकालना है, सॉल्यूशन करना है, उतनी से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये अभी पूरी को सिलेक्ट कर लेता है। आप मान लीजिए 20 को छोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर माउस को ले जाके आप 20 को छोड़ दीजिएगा, या फिर इसको भी छोड़ना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा। जितना छोड़ देना चाहते हैं, बाहर बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होगी उसी को ये काउंट करेगा। मान लीजिए मेरे को ये जो बॉक्स के अंदर ये वैल्यू है, इनको ही निकालना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से इस तरीके से आप अपना जो है सम निकाल सकते, एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये इसके लिए आप जो है शॉर्ट की, वो तो मैंने वहाँ से निकाल के बताया था यहाँ से। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके ऑटो सम वाले इस फीचर को सेलेक्ट करके आप चाहे तो इसके लिए शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं, आल्ट प्लस। कौन सी? यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए इस वाले कॉलम का मुझे जो है क्या निकालना है, सम करना है इस सारे वैल्यू का। तो आप यहाँ पर जो है एक्टिव सेल लगा के इसमें आप इस शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक आपको डेसिमल जो है, कभी कभी आपने देखा होगा स्प्रेडशीट में काफ़ी सारे डेसिमल आ जाते हैं आपके, और उनमें आपको इतना नहीं चाहिए होता। लास्ट के पॉइंट के दो आपको डेसिमल जो 2 नंबर चाहिए होते पॉइंट के बाद। तो आप ये जो एक्स्ट्रा फालतू होते हैं उनको कैसे हटाएंगे? तो उनको हटाने का यहाँ पर एक फंक्शन है, और ये फंक्शन यहाँ पे देखिएगा कहाँ पर है आपका, ये रहा। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। मान लीजिए 1.77777, ठीक है। ये आपकी इतनी वैल्यू, अब मुझे इतनी नहीं रखनी यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको इंक्रीज डिक्रीमेंट जो है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगी, जब आप मैनुअली ना करके इनको देखिए, मैंने इनका एक बार मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, एवरेज निकाल के बता देता हूँ इनका। 70 कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, 90, और यहाँ पे और कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, 35 लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे को इनका एक बार एवरेज निकाल के वो मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ पर इन सभी वैल्यूज़ का मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये एवरेज। अब यहाँ पर देखिएगा एवरेज ये आ गया आपका 35.25। अब मुझे लास्ट में देखिएगा कितने आपको डेसिमल नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पर से आप घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देखिएगा आप डिक्रीज कर सकते हैं इधर वाले से, तो इधर वाले से इंक्रीज। मैंने इस पर इंक्रीज पे किया, तो देखिएगा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए आपको, वो आपको ये अपने आप निकाल के दे देगा। अगर कम करने हैं तो यहाँ से कम कर दीजिएगा। तो ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है डेसिमल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर एक होता है फॉर्मेट सेल का। देखिए, कभी कभी आप सेल के अंदर जो है वैल्यू के साथ और कई सारे ग्राफ्स वगैरह ऐड कर देते हैं। इस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो नेटवर्क की फॉर्मेट ग्राफ्स दिख रहे हैं, तो ये कुछ तरह ग्राफ्स आप ऐड कर देते हैं, पाई ग्राफ्स, किस तरीके से कोई सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो आप क्या है, उनको अगर एक साथ फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए Ctrl+1 जो की है वो आप यूज़ कर सकते हैं पूरी सेल को फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, उससे सेल फॉर्मेट हो जाएगी आपकी, वर्कबुक फॉर्मेट नहीं होगी। चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक होता है फाइल हैंडल, मैंने आपको बता दिया किस काम में आता है फाइल हैंडल। ठीक है, और उसके बाद में एक यहाँ पर देखिएगा, विंडो को रिस्टोर करने के लिए आप ये वाली शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं, Alt+Space+R। ये विंडो को रिस्टोर कर देती, जो नॉर्मल विंडो थी हमारी शुरुआत में, वैसे का वैसा ला के दे देता है ये वाला शॉर्ट की, Alt+Space+R। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पर विंडो रिस्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा एक शॉर्ट की होती है आपकी मैक्सिमाइज मिनिमाइज विंडो की।
आपको विंडो को मैक्सिमाइज करना है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये खोल लिया मेरा, यहाँ से देखिएगा एक इधर टॉप में ये दो ऑप्शन आ रही है, ये मिनिमम का विंडो मिनिमाइज का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है मिनिमाइज। यहाँ पे देखिएगा जाओगे तो यहाँ पर दिखेगा रिस्टोर डाउन, या फिर जो है इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये तो आपका डायरेक्ट हो गया, लेकिन आप शॉर्ट की अगर यूज़ करना चाहें इसके लिए तो आप आल्ट स्पेस एक्स कर सकते हैं मैक्सिमाइज के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे एक विंडो और रीडो का ऑप्शन आता है आपका। विंडो और रीडो देखिएगा एक शॉर्ट की इसके लिए यूज़ की जाती है। मान लीजिए कुछ भी चेंजेज आपने किया है, यहाँ पर ये किया है, अभी मैंने यहाँ पर देखिएगा डेसिमल लिया था ना, इसको आपको देखिएगा यहाँ टॉप पे जो शॉर्टकट टूल बार है, इससे आप जो है यहाँ पर विंडो और रीडो का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इससे देखिएगा आपको यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर चेंजेज हो रहा है। मैं वहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और ये वैल्यू यहाँ पर चेंजेज, क्योंकि मैंने पिछले कुछ चेंजेस किए थे वो वापस से जो है आपके रीडो हो रहे हैं या फिर विंडो हो रहे हैं, ठीक है। इस पर करोगे इस तरीके से रीडो विंडो होता है ये ऑप्शन दोनों, या फिर आप इनके लिए जो है शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। शॉर्ट की कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस जेड से आप क्या कर सकते हैं, विंडो कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस वाई से आप क्या कर सकते हैं, रीडो कर सकते हैं। तो ये दो फंक्शन हैं आपके विंडो रीडो करने की शॉर्ट की, ठीक है। फिर एक आप यहाँ पे तो इंसर्ट न्यू सीट, आपको मान लीजिए नई सीट इंसर्ट करनी है, नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है यहाँ पर। तो मैंने एक तरीका तो ये बता दिया आपको, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एक इसका शॉर्ट की आपको ध्यान रखना है, शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 से आप नई सीट जो है वर्कबुक के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कितनी भी आप चाहे, कितनी भी तो नहीं कर सकते, मैं बताने वाला हूँ कि आपसे एक सवाल और पूछा था कि कितनी एक वर्कबुक में कितनी जो वर्कशीट है वो इंसर्ट कर सकते हैं, तो आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद में आता है एक लेफ्ट एरो और एक राइट एरो का जो साइन है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि देखिएगा ये हमारी सीट है, मान लीजिए ये ब्लैंक सीट, यहाँ से ले लेते हैं इसको हटा देते हैं, ये हमारी खाली सीट है, वर्क सीट है। अभी हमारे जो एक्टिव सेल है वो कौन सी है, पहली रो और यहाँ पर पहला कॉलम है, यानी कि ये हमारा A1 इसका एड्रेस है। अब मुझे लास्ट कॉलम पे जाना है, लास्ट कॉलम कौन सा था हमारा, XFD था, वहाँ पर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, या तो जो हमारा माउस है उसको यहाँ पर इधर लेफ्ट क्लिक करते जाऊँगा, सर किसकाते जाऊँगा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि टोटल कॉलम कितने बताए थे मैंने, आपको याद है ना, ठीक है। तो वहाँ तक जानने में हमें बहुत टाइम लग जाए, तो मुझे डायरेक्ट शॉर्ट की यूज़ करना है, कंट्रोल और आपका जो कीबोर्ड के अंदर राइट एरो है उसको दबाना है, और यहाँ पे आ गया। देखिए की कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाते मैं लास्ट कॉलम पे आ गया, जिसका नाम क्या है, एक्सेप्ट। उसी प्रकार यहाँ पर फिर से मैं जो है शुरुआत की कॉलम पे जाऊँगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाना, सॉरी लेफ्ट एरो दबाना। लेफ्ट राइट एरो में एक बार बता देता हूँ कीबोर्ड में कैसे होता है। देखिएगा कंट्रोल तो होता ही आपका, इसके साथ एक इस कीबोर्ड में इस तरीके के एरो बने होते हैं, इस तरीके के बटन देखे होंगे आप कीबोर्ड में, ये आपका आप ऊपर हो गया, ये आपका डाउन, ये आपका राइट, और ये लेफ्ट। आपको यहाँ से देखिएगा शुरू से लास्ट में जाना, लास्ट वाले यानी कि XFD तक जाना है, XFD वाले कॉलम तक। तो क्या करोगे, कंट्रोल को तो दबाना है, साथ में इस वाले को दबाना है, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं। आपको ऊपर जाना है तो आप कंट्रोल दबाओगे और ये वाला एरो दबाओगे, आपको इधर जाना है तो आप कंट्रोल दबाओगे, लेफ्ट दबाओगे। आपको नीचे लास्ट में जाना है, स्प्रेडशीट के लास्ट में, तो आपको जो है क्या दबाना है, लास्ट में नीचे जाओगे तो क्या मिलेंगे आपको, रो, लास्ट रो मिल जाएगी। तो लास्ट रो पे जाने के लिए आपको क्या है, कंट्रोल प्लस यहाँ पर डाउन एरो दबाना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है स्प्रेडशीट के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मुझे मान लीजिए यहाँ से लास्ट वाली रो में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊंगा और नीचे वाला एरो दबाऊंगा, लास्ट वाली रो याद है आपकी। लास्ट वाली रो की यही थी ना, 10,48,576 नंबर पे थी लास्ट रो हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लास्ट रो पे आ सकते हैं। फिर कंट्रोल प्लस अप एरो दबाओगे तो आप वापस से टॉप पे आ जाओगे। तो ये होती है आपकी शॉर्ट की अप डाउन जाने के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने ये तो जान लिया कि वर्कशीट में कॉलम्स कितने होते हैं और रो कितनी होती है। रो होती है 10,48,576 और कॉलम कितने होते हैं, 16,384 होते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको जान लिया, आपने जान लिया। लास्ट कॉलम का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, XFD बोलते हैं उसको। रो कौन सा नंबर का होता है, लास्ट कॉलम 16,384 नंबर का होता है। लास्ट रो कौन सी होती है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट रो जो होती है वो होती है आपकी, लास्ट रो का नंबर होता है 10,48,576,
ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेल, रेंज ऑफ सेल किसे बोलते हैं, ये आप सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं अगर मल्टीपल सेल को इस तरीके से, तो वो आपकी रेंज ऑफ सेल कहलाता है वो सारा, ये आपका नॉर्मल। अब यहाँ पर देखिएगा एक और चीज़, आपसे अगर ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपको देखिएगा एक वर्कशीट में सेल की संख्या कितनी है, देखिएगा ये वर्कशीट है हमारी, ये पहली वर्कशीट ले लीजिए, दूसरी या तीसरी कोई सी ले लीजिए, तीसरी ले लीजिए क्योंकि ये खाली है। इसमें ये बॉक्स से बॉक्स दिख रही है, क्या बोलते हैं इनको, सेल बोलते हैं। लेकिन ये सेल है कितने, काफ़ी सारे, स्क्रीन पे कितने सारे बॉक्स है, कैसे गिनती करें हम, 1 2 3 4 5 6, ये सेल हो गई, ये सेल, ये सेल, ये सारी सेल है, तो ये कितनी होती है टोटल एक सीट के अंदर। सीट ये वाली खोल रखी है मैंने, इस सीट की मैं बात कर रहा हूँ कि एक सीट में कितनी सेल होती है, तो कितनी होती है भैया, ये होती है आपकी कोई 17 17 98 69 184। इस तरीके से आंकड़ा ध्यान रखना, आपको डेटा ध्यान रखना, बस 17 17 98 69 184 सेल होती है टोटल एक वर्कशीट के। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, समझ में आ गया सेल कितनी होती है एक वर्कशीट में। उसके बाद में आप जूम इन जूम आउट का जो है यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से देखिएगा ये फंक्शन होता है जूम इन जूम आउट का, ये वाला, या फिर आप चाहे तो आप इसके लिए शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं, Alt VZ, इसके लिए शॉर्ट की यूज़ की जाती है, Alt+V+Z, ठीक, जूम इन जूम आउट करने के लिए। एक और यहाँ पर जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपको यहाँ पर बता देते हैं हम, ठीक है। आपको मैंने ये बता दिया कि एक वर्कशीट में सेल कितनी होती है, एक वर्कशीट में आपकी जो है कॉलम कितने होते हैं, एक वर्कशीट में रो कितनी होती हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक वर्कबुक में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्कशीट कितनी होती है या फिर सीट्स कितनी होती है, जैसे कि ये आपकी पूरी की पूरी वर्कबुक है, इसके अंदर आप कितनी सीट ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 सीट ऐड कर रखी है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 आती है, ऐसे 4 5 6 7 कितनी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आपको क्या बताना है। यहाँ पर देखिएगा 2 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, कुछ किताबों में यहाँ पर देखिएगा 255 लिखा होता है, अधिकतम 255 वर्कशीट ऐड कर सकते हैं एक वर्कबुक में। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस का जो ऑफिशियल साइट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, support.office.com, इस तरीके से यहाँ वाला ये लिंक है, इसको देख सकते हैं। इसमें इन्होंने ये लिख रखा है खुद माइक्रोसॉफ्ट ने कि ये लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 सीट, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक मेमोरी पर डिपेंड करता है कि ये कितना जो है, एक मेमोरी जितनी होगी उतनी ज़्यादा सीट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट जो है 1 सीट होती है। बाकी यहाँ पर ये 1 सीट जो है 2007 से पहले के जो ऑफिस का जो वर्जन था उसके अंदर होती थी। अभी 2007 के बाद में जैसे कि मैं 2010 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कितनी मिलती है, 3 सीट मिलती है, 1 2 3, ठीक है। बाकी आप ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आप, तो ये हो गया एक वर्कबुक में सीटों की संख्या कितनी होती है, या तो 255 ऑप्शन में आया तो 255 करना है, या फिर लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी ये वाला आया तो ये वाला ऑप्शन करना, ये हो गया आपका। अब यहाँ से एक और जो पॉइंट बनता है कि आपको अगर एक सेल में पूछ लिया जाए, ये सेल है आपकी, इसमें कितने लेटर आप या नंबर जो अल्फ़ाबेट जो भी है आप लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सीट सेलेक्ट कर ली, इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ कुछ भी, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। तो ये कितना एक लिख सकते हैं आप, कितना लेटर लिख नंबर लिख सकते हैं एक सेल के अंदर, तो वो संख्या कितनी होती है आपकी, वो होती है 253। 253 नंबर या लेटर्स जो है आप एक सीट के अंदर, ये एक बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो ये आपके यहाँ पर ये चीज़ें थी, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। पूरा जो माइक्रोसॉफ्ट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, एक्सेल वाला, ठीक है। और इसी के साथ जो है हमारी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।